एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम आ चुके हैं अपने एलिमिनेशन टेक्निक्स की एक और वीडियो के साथ। मैंने अभी तक आपके साथ अप्रॉक्स 33 या 34 वीडियो शेयर कर दिए हैं जहाँ पे हमने मल्टीपल एलिमिनेशन टेक्निक सीखी है। मैंने यहाँ पे आपको बताया आप कैसे अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं, कैसे अपना लॉजिकल रीजनिंग लगा सकते हैं और कैसे आप अपना जो है स्कोर को बढ़ा सकते हैं एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स तक। तो ठीक है, अभी तक जो है अगर आपने लास्ट की 2 वीडियोस हमारे चैनल पे जाके चेकआउट करी होंगी, मैं 2024 का पेपर पूरा आपके साथ डिस्कस कर रही थी जहाँ पे मैं आपको मल्टीपल एलिमिनेशन टेक्निक्स बता रही थी। आज हम उसी पेपर को आगे जाके कंटिन्यू करते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया हमसे कि हम इस वीडियो को जो है आगे पूरा पेपर को आपके साथ कंप्लीट करें। आज मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके साथ नेक्स्ट 20 से 25 क्वेश्चन तक डिस्कस करूँ। देखिए ये आ जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 81। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदना अभियान। ठीक है, एक स्कीम के रिगार्डिंग पूछा गया था क्वेश्चन जो है। अब देखते हैं अगर हमें थोड़ा कम नॉलेज भी होता तो मैं किस तरीके से यहाँ पे आंसर निकाल सकती थी। प्रोविजंस विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 18th लोकसभा। ठीक है, फर्स्ट चीज जो है यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। मैंने आपको बोला था आप यहाँ पे खुद से डिसाइड कर लीजिए कि फैक्ट है या फिर ये जो है बेसिकली एक स्टेटमेंट बेस है, यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये जो है ये तो हमें एक फैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है कि 15 ईयर्स तक जो है फोर्स में रहेगा या नहीं रहेगा। There are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for scheduled caste। देखिए बहुत कॉमन सेंस का सवाल हो जाता है कि जो भी कहीं कहीं पर भी अगर हमारे यहाँ रिजर्वेशन होता है तो ठीक है, शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए अलग से सीट्स रिजर्व करी जाती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया गया है कि देखो इतने % रिजर्वेशन करेंगे हम यहाँ पे कि ठीक है 20% सीट्स दे रहे हैं, 33% सीट्स दे रहे हैं, कितने % सीट्स दे रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया होता स्पेसिफिक तो यहाँ पे हमें डाउट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन होगा विद इन द कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, सही बात है, बहुत जनरल लग रहा है, बहुत कॉमन सेंस से भी सही लग रहा है। तो इससे एटलीस्ट हमें ये तो पता चल गया कि स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे सही हो। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड, मैंने आपको पहले भी बताया था जब क्वेश्चन में दो सेम टाइप के फैक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दोनों में न्यूमेरिकल फैक्ट्स है 18th लोकसभा और 15 ईयर्स, दोनों में कुछ नंबर बेस्ड फैक्ट्स है। तो यहाँ पे ये होगा कि दोनों में से कोई एक फैक्ट सही होगा, दोनों फैक्ट्स एक साथ सही नहीं होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको 1 और 2 एक साथ दिख रहा है आप उसको कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए ये दोनों हो गए। अब यहाँ से जो है एटलीस्ट आप 50-50 पर पहुंच जाएंगे पेपर में जाके। अब देखिए, अब इसमें आपको 18th लोकसभा चूज करना है, 15 ईयर्स चूज करना है। यहाँ पे अब आपका आएगा नॉलेज का प्ले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जब आप एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शॉर्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। आप इजिली 50-50 तक पहुंच सकते हैं, बहुत बार हो सकता है आप सीधे आंसर पर भी पहुंच जाए, बट आपको नॉलेज भी अपनी साथ साथ में रखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या था 17th, यहाँ पे ये 18th लोकसभा नहीं था, इस फैक्ट को यहाँ पे चेंज किया गया था। सेकंड आंसर इसका सही था, तो जो आंसर था वो था यहाँ पे 2 और 3। बट एटलीस्ट आप ये एलिमिनेशन टेक्निक लगा कर थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगा के 50-50 पर पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 आर करेक्ट। ठीक है, दिस वॉज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, पहला जो है ये फैक्ट दिया गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। सेकंड में क्या है, इट इज कमेंस्ड इन उंध पुणे। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है कि एक प्लेस दे दी गई है। जॉइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज अ गोल। देखिए ठीक है, जॉइंट रिस्पॉन्स होगा, काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट होगा, बहुत जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, कोई फैक्ट नहीं दिया गया है। और एक कॉमन सेंस से भी हमें पता चल रहा है कि जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए की जाती है। तो ठीक है, थर्ड जो है एक बार प्राइमर फेसिया देख के सही लग रहा है। इंडियन एयरफोर्स वाज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमें सबसे पहले सही लग रहा है वो लग रहा है थर्ड, क्योंकि देखिए फोर्थ में क्या है कि ठीक है इंडियन एयरफोर्स किए गए, हो सकता है यहाँ पे नेवी होता, हो सकता है आर्म्ड फोर्सेस के साथ किया जा रहा है, किसके साथ किया जा रहा है थोड़ा सा डाउट आ सकता है यहाँ पे। बट थर्ड जो है वो शॉर्ट हमें यहाँ पे सही लग रहा है। तो एटलीस्ट जो है हम यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी को इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं दिया गया। अब आते हैं ये दोनों फैक्ट्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब दो सेम तरीके के फैक्ट्स हैं, यहाँ पे जो है दोनों ही नाउन बेस्ड फैक्ट्स है कि नाउन्स को चेंज किया गया। ऊपर वाला जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वहां पे नंबर बेस्ड फैक्ट्स था कि डिजिट्स में कोई चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे नाउन है कि इंडिया और बांग्लादेश एक नाउन हो गया और उंध पुणे एक नाउन हो चुका है। तो इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह पे कोई इश्यू किया गया। तो फर्स्ट और सेकंड एक साथ तो सही नहीं होंगे, या तो फर्स्ट सही होगा या फिर सेकंड सही होगा। तो इससे जो है आप ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप ऑप्शन नंबर सी और डी पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए इससे ये तो श्योर हो गया कि हाँ फोर्थ सही है यहाँ पे।
थर्ड भी सही है, फर्स्ट और सेकंड में से एक निकालना है। देखिए ये टेक्निक जो है मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताई है, आप जाके हमारा पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको इस तरीके के फैक्ट्स का बताऊंगी। मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस में बताया कि जब ऐसे फैक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हैं कौन सा सही है। आप जाके पूरा प्लेलिस्ट चेक करिए जहाँ पे आपको 33 से 34 वीडियोस पूरा मिलेंगे। देखिए दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इट वॉज कमेंस्ड इन उन्द पुणे। देखो मैंने आपको पहले बताया कि आप ये सोचो कि किस वर्ड को चेंज करना ज्यादा इजी है। यहाँ पे दिया गया इंडिया और बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश कितना कॉमन नेम है, हो सकता है हमारे यहाँ पे थाईलैंड के साथ चल रहा हो सकता है मंगोलिया के साथ चल रहा हो, यूएई के साथ चल रहा हो, बांग्लादेश किसी के भी माइंड में आ जाएगा। ठीक है इस वर्ड को जो बांग्लादेश से रिप्लेस कर दो, या म्यांमार के साथ चल रहा हो। सोचना कितना आसान चीज है, बांग्लादेश जो है किसी के भी माइंड में आ सकता है। बट ये सेकंड स्टेटमेंट में देखिए दिया गया उन्द पुणे। उन्द पुणे ऐसे ही किसी के भी माइंड में नहीं आ जाएगा। ये देखिए कितना टिपिकल वर्ड है उन्द। आपने कभी इस प्लेस का नाम सुना होगा उन्द कौन सी जगह है? अगर यहाँ पे पुणे नहीं लिखा होता तो 99% लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पुणे में जगह है। तो ये जो है जनरली कॉपी पेस्टेड होगा, इसलिए ये चीज यहाँ पे इस तरीके से दी गई है, और जो कॉपी पेस्टेड होगी वो चीज सही होगी। तो इससे जो है हम आंसर नंबर डी पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सही होगा, फर्स्ट सही नहीं होगा। तो ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन माना जा रहा था पेपर में, पर मैंने फिर भी आपको बताया कि आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। अब देखिए ये आ चुका है 83rd, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शुरू में बताया था कि आपको जो है एटलीस्ट 35 क्वेश्चन तक जो है अपनी नॉलेज से पेपर में जाके सही करने, और ये जो है ये प्योर नॉलेज है, प्योर लक्ष्मीकांत है। इसमें कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लग रही है। यहाँ पे बस इस बात पे मैटर करता है कि आपने कितनी बार रिविजन किया लक्ष्मीकांत। मैं बार बार कह रही हूँ आपको नॉलेज के साथ साथ लेकर चलना है अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स को, बस एलिमिनेशन टेक्निक्स के भरोसे नहीं बैठना है। ये आपको 20 से 25 मार्क्स दिलाने का हेल्प करेंगे, बाकी के 50 मार्क्स आपको अपनी नॉलेज से ही लाना है। तो देखिए ये लक्ष्मीकांत का स्टैंडर्ड नॉलेज है। तो इसके लिए आपका रिविजन डिसाइड करता है कि आपने 4 से 5 पर लक्ष्मीकांत को रिवाइज किया है या फिर नहीं किया। अभी देखते हैं 84th आ चुका है यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, अब कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है, यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए। बट अगर नॉलेज नहीं भी हुआ तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगा सकते हैं। देखिए पॉलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे जनरली पोजीशंस को सबसे पहले चेंज किया जाता है। जैसे गवर्नर को रिप्लेस कर देंगे प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट को रिप्लेस कर देंगे प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर को वाइस प्रेसिडेंट से, स्पीकर को डिप्यूटी स्पीकर से। इस तरीके से यहाँ पे जो पोजीशंस होती हैं उनको सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा घपले जो होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन में इन पोजिशंस में किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको इन्वायरमेंट में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किस तरीके से यहाँ पे इशू क्रिएट किया जाता है कि किसका इनिशिएटिव और किस ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है। तो वहां पे इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। वीडियो नंबर 30 या 31 आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी तरीके से पॉलिटी में जो इशू क्रिएट किया जाएगा ना वो पोजीशन में किया जाएगा। देखिए जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पे बोले कि गवर्नर रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसी भी स्टेट में कोई ट्राइब शेड्यूल ट्राइब होगी या नहीं होगी। नहीं, ये चीज जो है प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से पोजीशन को चेंज किया गया। जब भी आपके पास कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है सबसे पहले पोजीशन के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा चांसेस यही होंगे कि यहाँ पे पोजीशन में कुछ घपला किया गया। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। देखिए चीज सही है। ये जो है ये थोड़ा आपको यहाँ पे नॉलेज भी चाहिए और अपना कॉमन सेंस भी लगाना है कि हाँ हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब जो है सब स्टेट्स में सेम नहीं होता है। कोई ट्राइब कहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब होता है तो किसी स्टेट में नहीं होता है। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो था करंट अफेयर से भी पूछा गया था। उस साल काफी न्यूज में था शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा। तो वहां से भी अगर आपने स्टडी किया होता तो आपको सेकंड स्टेटमेंट का पता होता और फर्स्ट को जो था आप अपना थोड़ा एप्टीट्यूड लगा के निकाल सकते थे। तो आंसर जो है इसका बी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो मैंने आपको पीछे बताया। विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेस। देखिए यहाँ पे फिर से पोजीशन के साथ घपला किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे प्रेजेंट किया जाता है।
तो देखिए आपको यहाँ पे हो सकता था फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कोई घपला किया जाता। इस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चंस में आपको पोजीशंस के ऊपर बहुत स्पेसिफिक ध्यान देना है। एट यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ पे पोजीशन को सही दिया गया है कि यहाँ प्रेसिडेंट ही होते हैं। और ये आपका स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत का भी नॉलेज है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अपना नॉलेज ही अप्लाई करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहां जाके आप लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन में इस तरीके से सोच सकते हैं कि पोजिशन में घपले हो रहे होंगे, तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फर्स्ट में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया गया है। अब देखिए ये जो थर्ड है यहाँ पे वाई भारत मैटर्स द इंडियन वे, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस साल से। इस साल के पेपर में थोड़े करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ज्यादा रखा गया था कंपैरेटिवली, जरूरी नहीं है हर साल होता है। तो यहाँ पे सुब्रमण्यम जयशंकर इसका आंसर था। इसमें कोई ट्रिक एज सच मैटर नहीं कर रही, बट हाँ मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन निकालने, आप थोड़ा CDS NDA के इस साल के पेपर देख सकते हैं। वहां से कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो आप CDS NDA के जो इस साल के पेपर है, आप एटलीस्ट एक साल के पेपर देख कर जाइए। उनका एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो आपको 4 पेपर देखने होंगे इन टोटल। क्या आप वहां से देख सकते हैं इस टाइप के वन लाइनर्स क्या पूछे गए, और वो वन लाइनर्स डायरेक्टली पेपर में जाके जो है रिपीट हो सकते हैं। अब देखिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 87। अब यहाँ पे जो है कंट्री पूछा गया और रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज, ये आ जाता है प्लेसेस इन न्यूज वाला क्वेश्चन। देखिए प्लेसेस इन न्यूज जो है बहुत ज्यादा हर साल पूछा जा रहा है। 2022 से तो स्पेसिफिकली देखा जा रहा है, हर साल प्लेसेस इन न्यूज के बारे में पूछा जाता है। स्पेसिफिकली उन कंट्रीज के बारे में पूछा जाता है जहाँ पे कोई ना कोई क्राइसिस चल रहा है, जहाँ पे कोई ना कोई चेंज इन पोजीशन हो रहा हो, उन कंट्रीज के बारे में प्लेसेस इन न्यूज बहुत स्पेसिफिकली पूछा जाता है हर साल। तो ये आपका बहुत नॉलेज बेस्ड है। यहाँ पे आपको प्लेसेस इन न्यूज पढ़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर, जहाँ पे मैं आपकी एक सिंगल वीडियो में सारी प्लेसेस इन न्यूज कवर कराऊँ एक साल की, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। अब आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88। Summed pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipment to Europe। ठीक है, सही लग रहा है कि हाँ ठीक है, कोई सम्ड पाइपलाइन है पर्शियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट कर रही है। सेकंड आ जाता है सम्ड पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। तो ठीक है, देखो यहाँ पे अगर पर्शियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट कर रही है तो ठीक है, रेड सी से हो तो यहाँ से जा सकती है। तो दोनों ही यहाँ पे सही लग रहे हैं। आज सच कुछ इतना था नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं ये वाला। देखिए ये जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना रेड सी के बारे में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बहुत ज्यादा कंटेस्टेड है कि नो वाटर एंटर्स। तो इसको जो है अभी हम रहने देते हैं एक बारी के लिए, जब यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हम इसे चेक करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ 90th क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू EPA विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए जब भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं, इन्वायरमेंट में आपको बता दूं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो होता है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज से होता है। तो यहाँ पे जो है आप पावर प्लांट्स के बारे में सबसे ज्यादा पहले सोचिए कि पावर प्लांट से जो है यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा होगा। क्योंकि ये मेरा एक एनालिसिस है जहाँ पे मैंने देखा है कि अगर कहीं पे भी आप कोई भी ग्राफ स्टडी कर रहे हैं कि पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ से हो रहा है, पावर प्लांट से हो रहा होता है। तो अगर यहाँ पे वो जनरल एक अंडरस्टैंडिंग होती कि पॉल्यूशन कहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो आप इसको सही कर सकते थे। अगर आगे से ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अब देखिए ये आ जाता है, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। ठीक, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साहिल रीजन कहाँ पे है। ये आपके लिए एक होमवर्क बन जाता है कि आप ये रिकॉग्नाइज करिए कि अफ्रीका के मैप में साहिल कंट्रीज कौन सी है। क्योंकि हो सकता है अभी इस साल के पेपर में डायरेक्टली साहिल कंट्रीज के बारे में पूछ ले कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज जो है साहिल रीजन में आती है और कौन सी नहीं आती। तो देखिए अफ्रीका में हमें पता है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहती है और साहिल रीजन में जो है मेनली वही कंट्रीज आती है, जैसे कि चड है, माली है, यहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी वाला रहता है। देयर हैज बीन मिलिट्री टेक ओवर कूप्स इन द सेवरल कंट्रीज ऑफ साहिल। ठीक है, तभी तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी और वीकनिंग सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे कूप्स हो रहे हैं। तो दोनों में से दोनों ही जनरल स्टेटमेंट्स है, कोई फैक्ट नहीं दिया गया, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, पहले में दिया गया यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, दूसरे में बोल रहे हैं यहाँ पे कूप है। हाँ ठीक है, कूप्स हो रहे हैं इसलिए इंस्टेबिलिटी हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है वो स्टेटमेंट ए को एक्सप्लेन कर दे रहा है। तो इजिली यहाँ पे आंसर जो है ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मजेदार ट्रिक बताती हूँ 92 में। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आ जाता है, इंडिया लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए कितना वेग है कि इंडिया जो है एप्पल्स इंपोर्ट नहीं करता यूएसए से। आपको इस स्टेटमेंट का कोई लॉजिक लग रहा है? अगर इंडिया ने एक एप्पल भी इंपोर्ट कर लिया तो ऐसा माना जाएगा कि इंडिया एप्पल इंपोर्ट करता है। ये बात बोल देना कि इंडिया यहाँ से एप्पल इंपोर्ट ही नहीं करता, ये अपने आप में बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और आपको इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है कि इंडिया का जो है यहाँ से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, मतलब बेसिकली यहाँ पे तो इंपोर्ट पूछा गया।
अब सेकंड आ जाते हैं, इंडिया लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे किसी अथॉरिटी का नाम तो दिया नहीं गया कि कौन सी अथॉरिटी है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया जाता कि ठीक है उनको जो है एनवीए की परमिशन लेनी है यहाँ पे जाके, या फिर एनजीटी की परमिशन लेनी है यहाँ जाके, तो हो सकता था, आप सोच सकते थे कि नाउन है और नाउन में यहाँ पे मिस्टेक करी गई होगी, बट कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे नहीं दी गई है। तो इससे जो है बहुत ये जनरल बन जाता है कि हाँ ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को इम्पोर्ट करने के लिए हमें किसी एक अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। बस इतना बोला है कि हाँ ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप जीएमओ इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप एक भी स्टेटमेंट इस तरीके के क्वेश्चन पे पता लगा लें गलत है, आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे। अगर आप स्टेटमेंट 2 में भी पता लगा लेते कि हाँ ये चीज सही है, तो आपको जो है यहाँ पे इस चीज का पता चल रहा है यहाँ पे कि देखिए फर्स्ट जो है ये रॉन्ग हो रहा है। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि इंडिया एप्पल इम्पोर्ट करता ही नहीं, तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये बहुत नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, 93rd जो है स्पीकर के बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगी। 93, 94th क्वेश्चन के बारे में, 95th। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको 96th पे जाते हैं जहाँ पे हमारी ट्रिक लग रही है। 94, 95 सॉरी 93, 94, 95 प्योरली आपके लक्ष्मीकांत से पूछे गए हैं। यहाँ पे बस और बस आपकी नॉलेज अप्लाई होगी। इसके लिए मैं आपको यही सजेशन करूंगी कि आप लक्ष्मीकांत जाके पढ़िए। मैंने भी अपने चैनल पे बहुत प्लेलिस्ट डाली हुई है, यहाँ पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है लक्ष्मीकांत के ऊपर, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आपको बहुत हेल्प होगी। पूरा पार्लियामेंट को मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां से जाके कर सकते हो। आपको एज अ क्रैश कोर्स काम कर जाएगा, जहाँ पे आप 10-10 मिनट में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं स्टेटमेंट 1। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ठीक है, बहुत जनरल लग रहा है, कोई एक्ट अप्रूव किया है, कोई नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। The European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all of its clean technology by that time। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही एक्सट्रीमली लग रहा है। पहली बात तो आपको फैक्ट दिया गया है कि कार्बन न्यूट्रलिटी 2040 तक है। सबसे पहला आपको डाउट यहाँ पे आना चाहिए कि 2040 में यहाँ पे मिस्टेक की हो सकती है कि 2050 हो सकता है, 2060 हो सकता है, 2070 हो सकता है। फिर यहाँ पे एंड लगा के, मैंने आपको पहले बताया था एंड नॉट, बट नॉट लगा के, फिर एंड लगा के आगे कोई स्टेटमेंट बोला जा रहा है, वहां पे मिस्टेक्स की जाती है। एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। ये बहुत एक्सट्रीम नहीं लग रहा कि तब तक अपनी सारी क्लीन टेक्नोलॉजी खुद ही बना लेगा, किसी से सपोर्ट नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, तब तक 2040 तक सब कुछ ये खुद बना के रख लेगा। तो अपने आप में जो है यहाँ पे आपको दो ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, दो नहीं तीन। सबसे पहले 2040 है, फिर ये जो मैंने आपको एंड वाली ट्रिक बताई थी, एंड नॉट बट नॉट वाली, और उसके बाद जो दिया गया वो कितना एक्सट्रीम दिया गया है कि तब तक अपनी एक्सट्रीम अपनी खुद की क्लीन टेक्नोलॉजी खुद से पूरी की पूरी बना लें। तो इसलिए जो है हमारे पास बहुत सारे रीजन है कि यहाँ पे हम स्टेटमेंट 2 को गलत माने, और स्टेटमेंट 2 को गलत मानते ही हम आंसर सी पे पहुंच जाएंगे, जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है। अब देखिए ये आ जाते हैं 97। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आंसर निकाल सकते थे। रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग इमाइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। देखिए अपने आप में ही है कि पहली बात तो रिकवरी में भी वर्ड यूज किया, रैपिड रिकवरी हुई है, कोई जनरल रिकवरी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं रैपिड रिकवरी हुई है वेनेजुएला की जो है। तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड आ चुके हैं, फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। हमें पता है कि वेनेजुएला जो है इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, ये हम सबको पता है कि हाँ वहाँ पे करेंसी का फॉल हो रहा है। तो ये जो रिकवरी की बात हो रही है ये अपने आप में इतना सेंस नहीं बना रही है, और उसमें भी रैपिड रिकवरी की बात हो रही है। एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग। देखिए उसके आगे एंड लगा के, फिर से जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एंड लगा के, जैसे एंड लगा के, एंड नॉट लगा के, बट नॉट लगा के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशन किया जा रहा है कि हाँ अब जो इन्होंने सक्सीड भी कर ले कि लोग जो है माइग्रेट ना करें यहाँ से, इनकी कंट्री से ना। ये दोनों ही यहाँ पे जो आपको दो तरीके मिल रहे हैं कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सट्रीम वर्ड रैपिड है, फिर यहाँ पे एंड लगा के बात करी जा रही है, कोई सेंस बन नहीं रहा है। ये भी कॉमन सेंस से हमें पता है, अपनी थोड़ी जनरल नॉलेज से पता है कि वेनेजुएला में सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ से जो है हमें एक बेसिक आइडिया हो जा रहा है कि 91st में जो है स्टेटमेंट नंबर ए गलत है। और जैसे ही हमें एक स्टेटमेंट का पता चलता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, हम डायरेक्टली आंसर के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अब डायरेक्टली आप आंसर नंबर डी पे यहाँ पे पहुंच सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड में वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। अगर आपको इस बात की नॉलेज नहीं भी है यहाँ पे कि सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है या नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे एलिमिनेशन लगा के कि ये स्टेटमेंट गलत है, आप डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं। यही स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में थोड़ा उसकी खूबसूरती होती है, थोड़ा ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर एक को भी रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लिया तो सीधे आंसर पर आ जाओगे आप यहाँ पे। तो आपको सेकेंड स्टेटमेंट में इतना नॉलेज लगाने की जरूरत भी नहीं थी, नहीं नॉलेज है तो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं 98th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एज सच कोई एलिमिनेशन टेक्निक लग नहीं रही है, और जो लग रही थी वो इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट हो नहीं रही थी उतनी। ये जो यहाँ पे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, बट ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हर जगह आपकी एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी। एक दो ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहाँ पे वो चीज़ जो है रॉन्ग साबित हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 100% फंडिंग की बात करी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोग्राम में दी जाती है। अगर मैं होती तो जनरली जाके स्टेटमेंट 1 को यहाँ पे गलत मान लेती और वो मानती मेरा रॉन्ग आंसर आता। बट ठीक है, ऐसे आपको दो से ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने 20 क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक लगाई, आपके सही जो होंगे वो 12 से 13 ही होंगे। यहाँ पे अभी भी ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे जो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के गलत करेंगे। बट इससे क्या होगा, आपका एक नेट पॉजिटिव आ जाएगा, जहाँ पे 20 के 20 में जो था रैंडमली इसको छोड़ने की बजाय यहाँ पे जो आप अपने कम से कम 15 से 20 मार्क्स इजिली स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ये वाला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया है, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से हम देखते हैं। दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर टू वुमेन इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, पहला फैक्ट मिल गया। एंड 6 months पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर। ठीक है, दो फैक्ट्स हैं। फॉर श्योर है कहीं ना कहीं पे तो मिस्टेक करी गई, या तो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कोई घपला किया गया, कि हो सकता था फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर हो, फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर हो, यहाँ पे जो 6 months किया गया, ये जो है एक्चुअल में 9 months है, मिस्टेक यहाँ पे करी गई थी। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके के फैक्ट्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स में मिस्टेक हो सकती है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है यहाँ से गलत हो जाएगा। अब आ जाता है अंडर द स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर। ठीक है, कैन वॉलंटियर की बात की गई है, यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया इट मस्ट प्रोवाइड, इट हैज टू प्रोवाइड। अगर ऐसा कुछ बोला जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर मैंडेटरी है, जैसे कि आपको याद होगा 2022 के पेपर में आयुष्मान के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे बोल दिया गया था कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पब्लिक सेक्टर के ऊपर मैंडेटरी है, तो वहां पे वो चीज गलत हो गई थी। बट यहाँ पे बोला कि इट कैन वॉलंटियर। ठीक है, बहुत लाइट स्टेटमेंट है, वॉलंटियर कर सकता है, चॉइस है उसके पास, टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, उनकी चॉइस है, चाहे तो कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके से आप इसे सही मान सकते हैं, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है, बहुत जनरल बात करी जा रही है यहाँ पे। अब आ जाते हैं विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, फिर से एक स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। द एंट्री एज फॉर एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40 years। फाइन, पहले में स्टेट यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, हो सकता है एज में कोई चेंज किया गया, अभी हमें इसको होल्ड पे रखना है। फिर सेकंड आता है एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी। देखिए बहुत जनरल बात है कि एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये थोड़ा हमें अपनी नॉलेज से भी पता है कि इस तरीके की स्कीम्स में जो है एज स्पेसिफिक दिया जाता है कि आपको इस एज से इस एज तक जो है आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपको अपनी पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी बोला गया कि एंट्री लेवल जो एज का ये है, तो पहले ही एज की बात कर दी गई है फर्स्ट स्टेटमेंट में। हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो डाउट है वो एज के नंबर के ऊपर, कि एज का नंबर सही दिया है नहीं दिया, एज की तो बात पहले ही कर दी गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हमें अपने आप ही पता चल जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, क्योंकि एज की बात उन्होंने ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दी है, और ये बहुत जनरल स्टेटमेंट भी है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो है। और हमें अपना थोड़ा कॉमन सेंस से भी पता है कि इस तरीके की गवर्नमेंट स्कीम्स में थोड़ा एज स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक चीज तो पता चल गई कि सेकंड आंसर में आएगा। तो इससे क्या होगा, हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे जहाँ पे सेकंड नहीं है। Each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of rupees 3000 per month after attaining the age of 60 years। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी दो फैक्ट्स दिए गए हैं, एक बार को हमें इसे भी होल्ड पे रखना होगा। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे डॉटर्स की बात हो रही है, वो भी अनमैरिड डॉटर्स की बात हो रही है, इसको भी हमें एक बार होल्ड पे रखना होगा। अब देखिए मैं आपको फर्स्ट और थर्ड में एक चीज बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों फैक्ट्स दिए गए हैं, दोनों नंबर बेस्ड फैक्ट्स दिए गए हैं, या तो यहाँ पे फर्स्ट सही होगा या फिर थर्ड सही होगा, दोनों एक साथ सही नहीं होंगे यहाँ पे। तो जहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड साथ में आपको काट देने होंगे। अभी यहाँ पे जो हमारे पास बचे हैं उसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है।
अब देखिए, एक बार आप स्टेटमेंट नंबर 4 पे आइए कि फैमिली पेंशन जो है वो स्पाउस को मिलेगी और अनमैरिड डॉटर्स को मिलेगी। मैंने ये क्वेश्चन जो है आपके साथ अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स वाली जो पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पे भी डिस्कस की, मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ। जिन्होंने वहाँ पे नहीं देखा है वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में जो है डॉटर्स की राइट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड है कि डॉटर्स को क्या मिलेगा, डॉटर्स को क्या नहीं मिलेगा, और उसमें भी है यहाँ पे अनमैरिड डॉटर्स नाम का एक एडजेक्टिव लगा दिया गया है कि वो अनमैरिड डॉटर है। मैरिड डॉटर्स को भी प्रॉपर्टी राइट्स अभी ठीक से नहीं मिल रही है, ऑल दो लॉ में बोला गया है बट नहीं दी जा रही है उनको राइट्स जो है। तो फैमिली पेंशन अनमैरिड डॉटर को मिलेगी, ये अपने आप में बहुत कंटेस्टेड है। स्पाउस को मिलेगी वहां तक समझ में आता है, ठीक है स्पाउस का राइट है, बट डॉटर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी अनमैरिड डॉटर्स को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए कि हो सकता है यहाँ पे गलती करी गई हो, क्योंकि डॉटर्स की राइट इतनी हमारी इतना लिबरल अभी हम नहीं हुए हैं। तो यहाँ से जो है स्टेटमेंट नंबर 4 जो है आपका गलत हो जाता। और मैंने आपको बता दिया कि सेकंड जो है ये चीज आपकी सही है ही। और फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक स्टेटमेंट आपका कंफर्म यहाँ पे सही बनेगा ही बनेगा, किसी भी हाल में फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक स्टेटमेंट सही बनेगा। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे 50-50 पे आते बी और सी में, तो आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड फर्स्ट आएगा या फिर थर्ड आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों में से कोई आएगा नहीं, तो आप जो है यहाँ पे सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो फर्स्ट है नहीं थर्ड है। जैसे आपने ए को एलिमिनेट किया था क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दोनों साथ में थे, तो ऐसे ऑप्शन को भी एलिमिनेट करिए जहाँ पे फर्स्ट भी नहीं है और थर्ड भी नहीं है, क्योंकि दोनों में अगर फैक्ट है तो एक तो आंसर में होगा ही होगा। तो उससे जो है आप आंसर नंबर बी पर यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आई होप आपको जो है पूरा यहाँ पे मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका इजी लगा हो, जिससे आपको काफी हेल्प मिल रही हो। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग के बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप जाके पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट करिए जहाँ पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी। और मैं अब ट्राई करूंगी कि देखिए इस पेपर से जितनी मैक्सिमम टेक्निक्स थी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जो कुछ गिनी चुनी टेक्निक्स रह गई होंगी वो मैं ट्राई करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँ और इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर दूँ आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आके, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आ पाऊँ। थैंक यू।